हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर। मराठास के रीजन में हुई थी और ब्रिटिश के अगेंस्ट हुई थी, इसलिए इसे एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है। ठीक है, नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, नाम से ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसके बीच में हुई है, और आपको बहुत जल्दी इसके बारे में पूरा माइंड मैप हम रटवा देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स के बैकग्राउंड की, जो कि 1775 से 1818 तक लड़ा गया था। अब शुरुआत से शुरू करते हैं कि क्या वजह थी ब्रिटिश के पास लड़ने की और क्या वजह थी मराठास के पास उनको जवाब देने की। बिना वजह कोई नहीं लड़ता था, ये कोई ना कोई बहाना उनको जरूर मिलता था, तभी वो लड़ाई करते थे और तभी उन पर भी मोटिवेशन आता था कि हाँ भी हमारे पास ये रीज़न है लड़ने का, बिना वजह लड़ने का कोई मज़ा नहीं होता था ना। तो शुरुआत करते हैं शिवाजी महाराज से 1674 में, जिन्हें जो है मराठा एम्पायर का जो है फाउंडर कहा जाता था, फाउंडर के रूप में उन्हें याद किया जाता था। काफ़ी ज़्यादा महान इंसान थे वो, उन्हें आज इतिहास में काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। तो उस समय शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की कैपिटल को नाम दिया था रायगढ़। अब उनके दो बेटा थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी जो है बहुत ही लापरवाह किस्म के इंसान थे, उनको जो है शिवाजी महाराज बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो उन्हें पेनहोल के एक फोर्ट में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो अपनी आदतों से कभी बाज ही नहीं आते थे। अब पिता के मर जाने के बाद उन्हें राजगद्दी चाहिए थी और राजगद्दी के लिए ही वो राजाराम को मार देते हैं। हालांकि राजाराम काफ़ी काबिल इंसान थे और पिता के मर जाने के बाद लोगों को लगता कि राजाराम ही जो है गद्दी पर बैठेगा, लेकिन संभाजी जैसा कि लापरवाह था, और लापरवाह इंसान बहुत चालाक और खुददार तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसा ही संभाजी जो है खुद को छत्रपति की उपाधि यहाँ पर दे देते हैं अपने भाई को मारकर। औरंगजेब उस समय काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था मराठास के, है ना। मुसलमान की जो शक्तियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है उस टाइम अटैक किया करती थी। तो औरंगजेब अटैक करता है और संभाजी उसमें मारा जाता है। युद्ध में मर जाने के बाद औरंगजेब उसके बेटे को जो है अरेस्ट कर लेता है और कुछ टाइम बाद साहू को छोड़ भी देता है। साहू को छोड़ देने के बाद जो है साहू शुरू करता है इन पेशवास का रिवाज। क्यों शुरू करता है? जो है कंट्री के बेटर मैनेजमेंट के लिए, और यहीं से शुरू होता है एंग्लो मराठा वॉर का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, उनके दो बेटे थे बाजीराव वन और चिंपांजी। चिंपांजी अब का कोई रोल नहीं है, लेकिन बाजीराव बाजीराव वन जो है सेकंड पेशवा बनते हैं। उनके उसके बाद जो है उनके बेटे बनेंगे, और सबसे पहला जो बेटा होगा बाजीराव, फिर बाजीराव के बेटे बनेंगे, और बाजीराव के बेटे जब बन जाएंगे उनकी लाइन खत्म हो जाएगी, तब उनके भाइयों पर बात आएगी। यानी कि यहाँ पर जो है बाजीराव कौन बनता है, यहाँ पर सन बनता है, भाई तक बात नहीं जाती है। ठीक है, वहाँ तक बात नहीं जाती है, पहले बच्चों की लाइन खत्म हो जाएगी फिर भाई पे बच जाएगी। तो बच्चों की लाइन को खत्म होते हुए बालाजी राव जब पेशवा होते हैं, तब जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं, और 1761 में उनके और उनके बड़े बेटे विश्वास राव की डेथ हो जाती है। 1761 में थर्ड पानीपत जो बैटल होती है अहमद शाह दुरानी अफगानिस्तान के अगेंस्ट होती है। अब जब यहाँ पर जो है बालाजी बाजीराव और उनके बेटे विश्वराव की बड़े बेटे की डेथ हो गई है, तो उनका सेकंड बेटा जो है पेशवा बनेगा, जो था माधवराव। अब नाम में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो प्लीज़ एक बार इस चार्ट को देख लीजिए। यहाँ पर चार्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरह से होता है। यानी कि बालाजी विश्वनाथ बने, उसके बाद बाजीराव बने, उसके बाद बालाजी राव, उसके बाद विश्वराव, फिर माधवराव बनेंगे, फिर नारायण राव के बाद माधवराव 2 बनेंगे, उसके बाद बाजीराव पर बात आएगी, जो कि यहाँ पर रघुनाथ के बेटे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आती है ना, बाजीराव 2 जो है रघुनाथ के बेटे हैं। बाजीराव 2 की बारी नहीं आती है, क्यों नहीं आती है ये भी आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि माधीराव जो है पेशवा बन चुके हैं। माधीराव वन जो थे वो काफ़ी अच्छे पेशवा थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर थे, और काफ़ी सारी जो है टेरिटरीज वो जीत लेते हैं जो अहमद शाह दुरानी से उन्होंने हारी थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कहीं भी किसी भी रीजन में कोई शक्ति अराइज करती है, कोई पावर अराइज करती है, तो ब्रिटिश को यहाँ पर टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए कंपटीशन आगे खड़ा कर दे, हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि पैसा और लूटने के लिए तो आए थे वो भारत, है ना। अब वो भी अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पर रघुनाथ राय कौन था? चच्चा था उनका। ठीक है, यहाँ पर यही खेल खेल जाता है। क्या खेल खेल जाता है?
माधव राव की तो किसी वजह से डेथ हो जाती है। अब पेशवा बन गया नारायण राव। अब नारायण राव का भी जो है यहाँ पर टर्न आ गया, लेकिन रघुनाथ राव का टर्न नहीं आता है। तो रघुनाथ राव जो होता है इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको लालच जो था वो पूरा नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है, ब्रिटिश के साथ 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है, जिसमें वो बेसिन और सेल्सियत जो उसके अंडर आती थी उन जगह को दे देता है, और साथ में जो है ब्रिटिश उनको इन रिटर्न क्या देते हैं, इन रिटर्न उनको 2500 अपने आर्मी के बंदे जो है यहाँ पर रघुनाथ राय को दे देते हैं और बोलते हैं कि हम नारायण को मारकर तुम्हें पेशवा बना देंगे। तो रघुनाथ राव लालच में तो था ही। तो ऐसा ही होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कि जो है वो ब्रिटिश और रघुनाथ राव जो ब्रिटिश के साथ मिल गया था और उसके साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली थी, जो है पेशवास पर अटैक कर देता है। पेशवास पर अटैक करने के बाद वॉरेन हेस्टिंग जो कलकत्ता काउंसिल का गवर्नर था वो यहाँ पर रघुनाथ राव को ही चीट कर देता है। अब चीट कर देने के बाद जो पेशवा के साथ वो लड़ाई करता है तो पेशवा के साथ ही एक ट्रीटी ऑफ पुरिंदर साइन कर लेता है। ठीक है, ब्रिटिश सेंटर सपोर्ट रघुनाथ राव, लेकिन उसका कोई मतलब यहाँ पर निकलता नहीं है। अब नाना फडणवीस कौन था, नारायण राव की आर्मी का चीफ कमांडर था। वो यहाँ पर इस जो ट्रीटी ऑफ पुरिंदर पेशवास के साथ ब्रिटिश ने रघुनाथ राव को धोखा देने के बाद बनाई थी उसको तोड़ देता है और फ्रेंच को अपना एक एरिया दे देता है वेस्ट का। ब्रिटिश इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जैसा कि जब कोई भी ऐसी शक्ति जो फ्रेंच की हेल्प करती है ब्रिटिश उससे नाराज़ होते ही दिखाई देते हैं। नाराज़ होते क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि उनके पास यही रीज़न होता है अटैक करने का। वाडगांव पुणे पर अटैक कर देते हैं क्योंकि फ्रेंच का जो है साथ दे दिया था पेशवास ने। तो महाजी शिंदे मराठा होते हैं ग्वालियर के, वो जीत जाते हैं। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे होती है वो जो है हार जाती है, और हार जाने के बाद क्या करती है, जो हमेशा करती है भाई, ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी ऑफ वाडगांव 1779 में ट्रीटी साइन होती है, और यहाँ पर महाजी शिंदे उस पर फाइन लगाते हैं 41,000, जैसे कन्यादान दे रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझ आ रही होगी कि जब ब्रिटिश हम पर फाइन लगाया करते तो उस टाइम पे तो करोड़ों में फाइन लगाया करते थे, और जब इंडियंस फाइन लगाया करते तो कितना, 41,000। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, जो भी एक वतन का कारण था। रघुनाथ राव यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश के हथकंडे से वो नीचे आ जाता है और रघुनाथ राव को अरेस्ट कर लिया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग वहाँ पर गवर्नर था, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रीटी के बाद घबराया हुआ था, और ट्रीटी साइन होने के बाद वो दोबारा धोखा देता है। धोखा कैसे देता है कि दोबारा अपनी फोर्स लेकर महाजी शिंदे पर चढ़ जाता है और उसको हरा देता है। हराने के बाद एक अनोदर ट्रीटी जो है साइन करते हैं, जैसा कि हमेशा होता है, हारने या जीतने के बाद सब समय आता है तो एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में साइन होती है, सेकेंड ट्रीटी है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। इसमें जो है सलसट्टे और ब्रोच जो है ब्रिटिश रिटर्न कर देता है टेरिटरीज को जो उन्होंने कैप्चर की थी, और मराठा से कहता है कि कोई भी टेरिटरी आप अपनी फ्रेंच को नहीं दोगे वरना हम फिर लड़ पड़ेंगे, जैसा कि ब्रिटिश की आदत थी फ्रेंच से चिढ़ने की। उसके बाद जो है माधवराव टू को, क्योंकि नारायण राव तो उन्होंने मार दिया है, लेकिन माधवराव टू को जो है ब्रिटिश एज अ पेशवा जो है वहाँ पर मान लेती है। ठीक है, लेकिन एंग्लो मराठा वॉर तक आते आते माधवराव की किसी वजह से डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ हो जाने के बाद रघुनाथ राव का जो बेटा होता है बाजीराव टू, उसको मौका मिलता है पेशवा बनने का। अब जब तक बाजीराव टू पेशवा बनता है तब तक मराठास में कुछ अलग ही रूल चल रहा होता है। क्या रूल चल रहा होता है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों ने अपना जो है साम्राज्य स्थापित करना एज अ पेशवा शुरू कर दिया था। जैसे कि पुणे में पेशवा बैठे हुए थे, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर्स, ग्वालियर में सिंधियास और नागपुर में भोसले बैठे हुए थे। होलकर कुछ अपने आप को कुछ ज़्यादा ही जो है स्मार्ट समझा करते थे, तो वो क्या करते हैं, वो जो है पेशवास और सिंधियास पर अटैक कर देते हैं। अटैक होता है बैटल ऑफ पूना 1802 पर। यशवंत राव होलकर जी उन पर अटैक करते हैं उनकी जगह को कैप्चर करने के लिए। पेशवास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यहीं पर वो डरने के बाद गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, वो ब्रिटिश से रिक्वेस्ट कर बैठते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए, जो है होलकर से हमें प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पर
ब्रिटिश इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन कर लेते हैं। साइन करते वक्त जो सिंधियास और भोसले होते हैं वो बिल्कुल भी पेशवास के साथ नहीं होते और ना ही इस ट्रीटी को एग्री करते हुए इसको अपने साम्राज्य में पास करते हैं या इसको मानते हैं। और यही वजह होती है सेकंड मराठा वॉर की। होलकर्स ने जब ग्वालियर और पुणे पर अटैक किया तो पेशवास गए ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश ने उनको साथ दिया, ट्रीटी साइन कर ली और बोला कि चलो अब अटैक करते हैं। किस पर अटैक करते हैं? होलकर्स पर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर भोसले और सिंधियास किसके साथ होते हैं? होलकर्स के साथ होते हैं, क्योंकि भोसले और सिंधियास यहाँ पर एग्री नहीं हुए थे अंग्रेजों के साथ, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। पेशवास की मती यहाँ पर मारी गई थी, तो ब्रिटिश और पेशवा यहाँ से खेल रहे होते हैं और यहाँ पर होलकर्स के साथ है ब्रिटिश, भोसले, सिंधियास और होलकर्स जो कि ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन जो सेकंड मराठा वॉर होता है वहाँ पर सारे जो मराठा होते हैं वो हार जाते हैं। मराठा स्टार्ट से लास्ट तक हारते ही हारते हैं और हारते हारते ही वो क्या है अपना मराठा साम्राज्य दे बैठते हैं ब्रिटिशों के हाथ में। सेकंड वॉर बहुत सीधी थी, क्या थी? 1803 में हुई, तीनों लड़े, हार गए। हारने के बाद ब्रिटिश बहुत ज़्यादा चालाक और असली गेम तो उन्होंने मराठा के साथ ही खेला था। मराठास के पास काफ़ी ज़्यादा एरिया था और उस एरिया को वो धीरे धीरे जो है ब्रिटिश अपने अंदर ले रहे थे। सिंधियास से जो है ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजानगाम, जिसमें ब्रिटिश कई सारी जगह अपने अंडर ले लेते हैं। वैसे ही वो भोसले से भी जो है ट्रीटी साइन करवाते 1803 में ट्रीटी ऑफ देवगाम, जिसमें कटक, बलासोर, बेस्ट ऑफ वारदा रिवर, उसका जो वेस्ट एरिया होता है उसको ले लेते हैं। उसके बाद होलकर्स के साथ भी उनकी ट्रीटी साइन होती है, जिसमें टोंक, बूंदी और रामपुरा वो ट्रीटी ऑफ राजघाट के अंदर दे देते हैं। अब जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी 1817 और 1818 के बीच में जो हुई थी, उसका रीजन कुछ नहीं था, सिर्फ इन सभी जगह को और इन सभी टेरिटरीज को वापस लेने का उद्देश्य था। वो सब मराठा ये सब चीज़ अपनी वापस चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश ने एक छोटा सा युद्ध करके इतना ज़्यादा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है जीत कर अपने पास रखा था। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है वो सिर्फ मराठा अपनी जगह को वापस लेने के लिए करते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश भी यहाँ पर जो है मराठा से चिड़े बैठे थे। चिड़े क्यों बैठे थे? उन्हें लगता था कि पिंडारीज का मराठा साथ दे रहे हैं और ब्रिटिश उस समय पिंडारियों से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है इरिटेट हुई बैठी थी, क्योंकि पिंडारिस टाइम टाइम पर उनकी जो है चीज़ों को लूट लिया करते थे, रेलगाड़ियों को लूट लिया करते थे। तो ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा इरिटेट यहाँ पर बैठे थे। अब दोनों के पास वजह है लड़ने की, तो लड़ने की वजह है तो लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाती है, जहां पर पेशवा, भोसले, होलकर और सारे मराठा जो ग्रुप होते हैं वो साथ में मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखने योग्य बात है कि जो सिंधियास होते हैं ग्वालियर से वो न्यूट्रल रहते हैं, वो यहाँ पर साथ नहीं देते हैं। और एक चीज़ आपने और नोट की होगी यहाँ पर कि गायकवाड़ यहाँ पर किसी भी वॉर में साथ नहीं देते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं। और यहाँ पर सिंधियास भी और गायकवाड़ अब दो हो गए हैं जो कि साथ नहीं दे रहे हैं मराठास का। अगर वो साथ दे तो शायद मराठास की बात में थोड़ा और वजन आता और शायद वो ब्रिटिश जो होते हैं वो उन सभी को थर्ड वॉर में भी हरा देते हैं। दो वॉर होती है, बेटर ऑफ खालके और बेटर ऑफ कोरेगांव। हार जाने के बाद जैसे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था, ब्रिटिश उनसे जगह कैप्चर कर लेता है। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 में राजस्थान ले लिया गया। ट्रीटी ऑफ मानसरोवर में 1880 में होलकर से ट्रीटी हुई थी और उनकी जगह को कैप्चर कर लिया गया था। पेशवा से भी ट्रीटी थी 1880 में, जो कि उनसे जो है पेंशन लेकर भेज दिया गया था और उनकी जगह थी वो इनडायरेक्टली अपने अंडर ले ली थी। अब थर्ड एंग्लो मराठा के बाद जो है मराठास का जो साम्राज्य होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। कोई भी नहीं बचा होता है जो लड़ सके या अपनी जगह वापस कर सके। ब्रिटिश का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद जो है पेशवास टेरिटरी होती है जो सबसे ज़्यादा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं हो जाता है। पेशवास का एक अडॉप्टेड सन होता है नाना साहिब, जिसको लीडर बना दिया जाता है एज अ पपिट। हालांकि उसको बाद में भगा भी दिया जाता है और उसको पेंशन तक नहीं देते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पर मराठास वॉर खत्म हो जाती है। और अगर अब बात करें रीजन की, मराठास की इतना अच्छा साम्राज्य था, इतने ज़्यादा लोग थे, फिर भी क्यों हार गए? तो हारने का रीज़न था यूनिटी उनके बीच बिल्कुल भी नहीं थी। जब पेशवा अंग्रेज़ों के पास मदद के लिए चले जाते हैं तो वहीं दिखती है कि वो कितनी यूनिटी रखते हैं। देखो, घर में लड़ाइयाँ हो और
घर के बाहर लड़ाइयाँ होना, दोनों में फ़र्क होता है। तो वही रीज़न था कि जब पेशवा ब्रिटिश के पास जाता है तो वहीं पता चल जाता है कि ये हारने वाले हैं। ब्रिटिश उसी चीज़ का फ़ायदा हमेशा से उठाते आते थे। दूसरा, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इनके पास बिल्कुल भी नहीं था। तो राजनीतिक ज्ञान जो ब्रिटिश को था वो हम इंडियंस को नहीं था, वो मराठास को नहीं था। तो यहीं वो ट्रीटी कर करके पूरा मराठा अपने अंडर ले लेते हैं। इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करिए।